नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। न्यूज रूम लाइव में तमाम बड़ी खबरें आज आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ ही। लगातार आप देखिए G20 समिट के हवाले से बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां पर लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएम से किस तरह से मुलाकात यहां पर हुई है। G20 मीटिंग में ब्रिटेन के पीएम से ये मुलाकात की गई है और बाइडेन, मेट्रो, मेलोनी से भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और साथ ही साथ बताते चले कि जंग से दुनिया में खाने का संकट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। गरीब देशों पर सबसे ज्यादा असर देखा गया। बाइडेन से मिलकर खुशी होती है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने UNSC में सुधार की मांग उठाई है और साथ ही साथ बताते चले कि वर्ल्ड लीडर टू जो यहाँ पर G20 समिट है इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन इस बीच में लगातार पीएम मोदी ने बाइडेन से भी मुलाकात की है। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो सकती है और एक महीने में दूसरी बार यहाँ पर शी जिनपिंग के साथ मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन फिलहाल भुखमरी और गरीबी पर चर्चा होगी और यूक्रेन और गाजा के मुद्दों पर भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है। और साथ ही बताते चले लगातार आप देखिए जिस तरह से ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यह सोमवार को 19वीं G20 समिट की शुरुआत हो गई और इस समिट में 2 दिन आप देखिए 18 नवंबर और 19 नवंबर को किस तरह से काम होगा। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के बाकी वर्ल्ड लीडर वेन्यू पर पहुंचे हैं और ब्राजील के ही राष्ट्रपति के साथ ही मुलाकात हुई। उनकी पत्नी ने भी भव्य स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री का किया। लेकिन इस बीच में लगातार यहाँ पर 10 साल में 25 करोड़ जो गरीब लोग हैं उन्हें गरीबी से किस तरह से बाहर निकाला गया, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ बड़ी तस्वीरें और बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो बाइडेन के साथ मुलाकात होती है और जोराग स्टोरे के साथ जो कि प्रधानमंत्री है नॉर्वे के, उनके साथ ही मुलाकात होती है और प्रभावो सुख्यांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी यहाँ पर बात होती है, मुलाकात होती है। और जाहिर तौर पर आप देखिए एक एक करके किस तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी किया गया। लेकिन इस बीच में 55 करोड़ लोग फ्री हेल्थ बीमा का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये पूरी जानकारी वहां पर रखी। किसानों को $20 बिलियन यानी कि 1068 करोड़ रुपए के जो यहाँ पर निवेश है वो भी कराए गए थे। लेकिन फिलहाल यहाँ बताते चले कि भारत के अंदर वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान दिया जा रहा है। हाल ही में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के अंदर मदद भी पहुंचाई गई। तो G20 सम्मेलन की लगातार आप देखिए तैयारियां किस तरह से हुई थी, लेकिन फिलहाल अपने आप में ये तस्वीरें काफी खास। तो कुछ जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर G20 समिट 2024 का एजेंडा क्या कुछ रहा वो आपके टीवी स्क्रीन पर। भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता का संदेश इस बड़े मंच से दिया गया है। साथ ही साथ तमाम 30 बड़े देशों में जो सरकारों का कामकाज है उसमें सुधार के संकेत की बात भी प्रमुखता से इस बार G20 समिट के एजेंडे में शामिल रही। इसी के साथ भूखमरी और गरीबी के खिलाफ जो एकजुटता का संदेश है वो यहाँ पर रखा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प तलाशने के मुद्दे पर भी इस बार G20 समिट जो रियो डी जेनेरियो में संचालित हो रही है उस पर रखी गई। साथ ही साथ इस बार की G20 समिट का जो थीम रहा वो था बिल्डिंग अ एज वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानिंग। इससे पहले वन अर्थ, वन प्लैनेट, वन फ्यूचर था, इस बार अलग है। अफ्रीकन यूनियन पहली बार फुल टाइम मेंबर के रूप में शामिल हुआ और साथ ही साथ 7 नॉन मेंबर देश भी इस G20 समिट में गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किए गए। करुणी सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। करुणी सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका समय साझा करने के लिए। G20 समिट ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में संचालित हो रही है। हमने देखा पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे से लेकर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से लेकर इंग्लैंड, इंग्लैंड से लेकर फ्रांस के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की है। सबकी निगाहें शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात पर भी जा चुकी है। 2 दिन लगातार चल रही समिट पर आपका कंक्लूजन क्या कहता है, और अब ये जो मुलाकात होने जा रही है शी जिनपिंग और पीएम मोदी की, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए कुणाल, मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस ये समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे अब दुनिया की कार्य सूची में के केंद्र में लाए जा रहे हैं। पहला, विश्व में समृद्धि और स्थायित्व कैसे हो,
और उसके लिए जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें किस तरह का पुनर्गठन हो। और दूसरा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि गरीबी उन्मूलन से, गरीबी से कैसे लड़ा जाए, जो कि हमारे देश जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वैसे चीन और भारत ने गरीबी से काफी सीमा तक लड़ाई लड़ी है। चीन ने 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। लेकिन गरीबी की समझ में अभी भी हम थोड़े, पूरी दुनिया पीछे है। समझ में पीछे कैसे है कि जो राहत दी जाती है उसको हम गरीबी उन्मूलन मान लेते हैं। जैसे यहाँ भारत में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, तो ये गरीबी उन्मूलन नहीं है, ये तो राहत है उनको, क्योंकि वो गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो राहत एक रणनीतिक कदम तो हो सकता है गरीबी उन्मूलन की तरफ से, लेकिन ये उन्मूलन नहीं है। और इसके लिए अभी मुझे लगता है कि जो वैश्विक समुदाय है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं, उनका एक डिलेमा है। और डिलेमा यह है कि एक तरफ तो वो समाजवादी स्थिति को हासिल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया है उसको भी साथ चलाना चाहते हैं। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत बड़ी चीज है। और उस सामंजस्य के लिए मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ निकल के आएगा। अंतिम जो महत्वपूर्ण ये है, जब गरीबी उन्मूलन की हम बात करते हैं तो एशियन कंट्रीज में ये समस्या सबसे ज्यादा है। पिछले 3 सालों से G20 समिट का जो आगाज, जो संचालन है वो भी एशियन कंट्री में ही है। मसलन मलेशिया, भारत, अगर हम बात कर ले अब साउथ अफ्रीका की, ये नीचे की तरफ की कंट्रीज की है, साउथ सदर्न इलाके की। तो उम्मीद करी जाए कि G20 में जब इस तरह का ये पूरा संचालन हो रहा है, एक बेहतर परिणाम भविष्य में नजर आ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात की जाती है सर, बिल्कुल कुणाल, देखिए पिछले काफी सालों से समिट जो दुनिया के दक्षिण के देश है उनमें हो रहा है। और इसमें जो एजेंडा है ग्लोबल साउथ का, जो ग्लोबल साउथ के देश फेस कर रहे हैं समस्याएं, उनको G20 के केंद्र में लाया जा रहा है। और अभी जो समिट हो रहा है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आएगी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो 1 महीने में जाने वाले हैं। तो नए प्रेसिडेंट आएंगे तो अमेरिका की नई नीति क्या होगी, तो उधर की तरफ से कोई असुरेश आश्वासन नहीं आ सकता, क्योंकि जो विकसित देश है ग्लोबल नॉर्थ के, वो अमेरिका के नेतृत्व में ही आगे बढ़ते हैं। हो सकता है यूरोपियन यूनियन के देश है वो कुछ बात करें, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी कोई बहुत बड़ी चीज सामने आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जो गरीब और यहाँ एशिया, अफ्रीका, लेकिन अमेरिका के देश है, वो संपोषित विकास के लिए क्या किया जा सकता है, इसका निश्चित रूप से जिस तरह से G20 सम्मेलन हुआ और अभी चल भी रहा है, स्वागत तो भव्य तरीके से हुआ, लेकिन रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह से आने वाले समय में काम किया जा सकता है, उसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इन पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरा, जिस तरह से क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर बात हो रही थी, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर स्टेप्स कुछ उठाए जा सकते हैं, चर्चा उस पर भी हो सकती है। देखिए आशा जी, जो स्वागत सत्कार है वो तो एक लोकाचार है, उससे हमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद एक्शन के लेवल पे या जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाली बात स्वागत सत्कार से नहीं। एक्शन में क्या आता है, जो आपने डिटेल से बताया कि सुरक्षा को लेके क्या होगा, क्लाइमेट को लेके क्या होगा। क्लाइमेट अभी COP29 बाकू में हुआ है अजरबैजान में, और वहाँ भी ये कहा गया कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए 1 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा देगा। इसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में आ रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टाइन का हो, यूक्रेन का हो, वो मिलिट्री की तरफ पैसा विभिन्न देशों का डाइवर्ट हो रहा है। विशेष रूप से अमेरिका और जितने देश हैं वो अपने मिलिटराइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो विकासशील देश है उनके भी दबाव बनेगा कि वो अपना सैन्य को बढ़ावा दें। लेकिन अभी जो G20 हो रहा है,
इसमें जो केंद्र में रहेंगे वो दो ही चीजें होंगी, विश्व की समृद्धि और स्थायित्व कैसे हो और गरीबी उन्मूलन कैसे हो। उससे आगे जो डिटेल्स में चीजें आएंगी वो सुरक्षा को लेकर भी आएगा, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी आएगा, लेकिन केंद्र बिंदु में वो दो ही चीजें रहेंगे, वो डोमिनेट करेंगे। और वो दोनों जो है वो भारत के लिए नहीं, जो विकासशील देश है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जनसामान्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीबी का अभी तक बने रहना, इतने विकास के बाद भी, इतनी तकनीकी प्रगति के बाद भी, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसके व्यापक समाधान निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और इन तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना नजरिया पेश करने के लिए। इसी के बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर विंटर सेशन से जुड़ी हुई है, जहां पर 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी भी करनी गई है। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। 24 नवंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें पक्ष विपक्ष गठबंधन तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं अहम, उन सबके प्रमुखों को बुलाया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र किस एजेंडे के हिसाब से होगा, कितने दिन का होगा, किस तरह से बैठकें संचालित होंगी, किन मुद्दों पर ज्यादा बेहतर तरीके से चर्चा होगी, हर इस मुद्दे को विपक्ष और सत्ता पक्ष बैठकर बात करेंगे। लोकसभा स्पीकर के नेतृत्व में ये बहुत महत्वपूर्ण औपचारिक बैठक। फिलहाल वही अपडेट आपके सामने, जहां पर 25 नवंबर से सदन का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और शीतकालीन सत्र को लेकर माकूल तरीके से जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं, लेकिन कुछ अहम मुद्दे इस बार शीतकालीन सत्र के अंदर रहने वाले हैं जिन पर हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है। बताते चले कि यहाँ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है और इसके चलते सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। लेकिन सबसे अहम विधेयक यहाँ पर जो कि वक्फ संशोधन विधेयक है वो यहाँ पर लाने की बात रखी गई है। और साथ ही साथ बताते चले कि जिस पर संसद में लंबी चर्चा होगी और इसे लेकर संसद समिति का गठन भी किया गया था और इसकी रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होनी है। समूचे विपक्ष के विधेयक का विरोध करने की अटकलें लगाई जा रही है, जिसके कारण सदन में भारी हंगामा हो सकता है, इसके आसार दिख रहे हैं। और सदन के अंदर लगातार आप देखिए किस तरह की कार्रवाई होगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता ताबिश कबाल ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। ताबिश, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है 25 नवंबर को, आवाज आ रही है ताबिश? बिल्कुल, देखिए जवाब दीजिए, किस तरह की कार्रवाई रहेगी? बिल्कुल, देखिए 25 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और ये शीतकालीन जो सत्र है ये बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से दो बड़े एजेंडे हैं। पहला एजेंडा तो रहेगा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, जिसको लेकर के जेपीसी कमेटी का गठन किया गया है। लगातार रिपोर्ट भी बनाई जा रही है, कई बोर्ड के अध्यक्षों से बातचीत की जा रही है, कमेटी के अलग अलग लोग जाकर अलग अलग राज्यों में बातचीत कर रहे हैं और कई अलग अलग धर्म गुरुओं से बुलाकर इस पर बातचीत की गई। बाकायदा स्पेशल रिपोर्ट तैयार की गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसी सेशन के दौरान इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर पेश किया जाएगा। हालांकि देखिए बिना एनडीए के गैर जो दल हैं उनकी भी इस बिल को पास कराने में जरूरत होगी। ऐसे में क्योंकि पिछले दिनों जमीयत की तरफ से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत की गई थी। जमीयत के जो अध्यक्ष है मौलाना अशरफ मुदनी की तरफ से कहा गया था कि हम लोग वक्त के बिल को लेकर के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं और उन दोनों ने भरोसा दिलाया है कि इस पर कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की जो मुश्किलें हैं वो यहीं से बढ़ जाती है। देखिए बिहार के अंदर आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि कुछ बड़ा जो माइनॉरिटी वोट है वो उनसे कटक जाए और इसलिए ऐसे में सरकार को बहुत ज्यादा मशक्कत करानी पड़ेगी वक्त अमेंडमेंट बिल को कराने के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर भी विरोध किया जा सकता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, अटकलें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकार की पहले मंशा यह है कि 24 तारीख को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सबसे पहले कांग्रेस से बातचीत की जाए और कांग्रेस को इसके लिए कांग्रेस की सहमति दी जाए कि इसको पेश किया जाए और उसके बाद इसमें कोई हंगामा ना हो। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कई जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो अपनी मंशा पहले साफ कर चुके हैं। उनका कहना यह है कि वो उसको मंजूर नहीं। इसमें सबसे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन वो नहीं चाहती कि ऐसा कोई बिल आए। दूसरा अखिलेश यादव, मायावती, इस तरह के कई बहुत सारे लीडर हैं और खास तौर से जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है ताबिश, 23 तारीख को झारखंड महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे
और 25 से सत्र का आयोजन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर ये नतीजे सत्ता पक्ष के फेवर में आए तो सत्ता पक्ष बहुत ज्यादा ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आएगा, और अगर ये इंडिया अलायंस के फेवर में गए तो विपक्ष ज्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। तो इस तस्वीर को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही कहा कुणाल देखिए आपने, क्योंकि 23 तारीख को चुनाव के अंतिम नतीजे आ जाएंगे। ये पता चल जाएगा कि आखिर इंडिया गठबंधन एनडीए में कौन ज्यादा मजबूत होकर के उभरा है और किसको जनता ने मैंडेट दिया है। ऐसे में ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि जिसको भी मैंडेट मिलेगा वो पूरी तरह से सत्र के ऊपर हावी दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं पिछले चुनावों के कुछ नतीजे की बात करूं तो ऐसा कई बार हुआ है कि जहां पर बीजेपी का ज्यादा अच्छा रोल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ज्यादा हावी रही है सत्र के दौरान। उसकी वजह ऐसी कि पूरी तरह से एक नंबर गेम था जो बीजेपी के फेवर में खड़ा हुआ था। लेकिन अगर अब नंबर गेम की बात की जाए तो क्योंकि अब बीजेपी फुल मैंडेट के साथ सरकार में नहीं है, ऐसे में उसको अपने सहयोगी दलों की आवश्यकता है। और ऐसे में अगर इस तरह के नतीजे आते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे सहयोगी दल दबाव में जरूर आ सकते हैं, जिसमें अगर बात की जाए अगर महाराष्ट्र की कुछ पॉलिटिकल पार्टी की बात करनी जाए तो वहां से नतीजे उस तरह के अगर नहीं आते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति का सिस्टम शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ क्योंकि एक और बहुत अहम सवाल है, झारखंड में जेडीयू एक अहम रोल अदा कर सकती है आने वाले समय में, तो जेडीयू से ज्यादा उम्मीदें बीजेपी को रहेंगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो दोनों बिल है वो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उन दोनों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। और ये नतीजे आने के बाद एक चुनावी समीकरण यानी एक माहौल अलग बनता हुआ नजर आएगा। जेडीयू की बात समझ में आती है जब हम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मुद्दे चुनाव में बहुत हावी नजर आए। वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर जैसे जब हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो भी यहाँ पर माइनॉरिटी के जो इश्यूज है वो घूमते हुए नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें इस एक मुद्दे पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस साफ नजर आ सकती है संसद में। बिल्कुल देखिए, ये तो सरकार ये चाहती है और इसीलिए 24 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है वो यही कोशिश की जाएगी कि इस पर एक सहमति बनाई जा सके। और कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में किरण रिजिजू बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम ये कोशिश करेंगे सबसे पहले कांग्रेस को भरोसे में लिया जाए और तभी आगे एक कदम उठाया जाए। अगर कांग्रेस इस पर भरोसा जताती है और तमाम चीजें कांग्रेस के मुताबिक समझ में आ जाती है, या ये कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के दलों के मुताबिक उनको समझ में आती है, तब ये चीजें आगे जा सकती है। हंगामे की जो 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र हुआ था 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। 12 विधेयक जो है उसके अंदर पेश किए गए थे, लेकिन 4 विधेयक पारित हुए थे। अब यहाँ पर इनमें विधेयक 2024 विनियोग विधेयक रहा, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक रहा, भारतीय वायुयान विधेयक शामिल रहा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड विधेयक संशोधन को लेकर और भी कोई और विधेयक जो है वो इस बार शीतकालीन सत्र के अंदर रहने वाले हैं या सिर्फ इन्हीं पर चर्चा करेंगे? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से कुछ चीजें पहले से क्लियर की थी। एक लगातार दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में खबर लगातार चल रही है कि सरकार जनसंख्या को लेकर के भी एक बड़ा कदम इस सत्र के दौरान उठा सकती है, जो बार बार कहा जा रहा है। तो ऐसे में ये एक बड़ा विधेयक सरकार ला सकती है जनसंख्या को लेकर के। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के नोटिफाई किया जा सकता है कि आप जातीय जनगणना कराएं। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण रहेगा, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के बार बार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहते हैं। और चौथा सबसे अहम रहेगा जम्मू कश्मीर, जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक सरगर्मियां रही, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का मुद्दा। जम्मू कश्मीर को लेकर के ये कहा जाता रहा है कि इसको जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर जो वक्फ बोर्ड, तमाम ऐसे बिल है जिस पर गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिश, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे बात कर रहे हैं यूपी की, जहां पर कल 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, जहां पर चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर आयोग को यह पत्र समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लिखा गया और आग्रह किया गया कि वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर चेकिंग न हो मुस्लिम महिलाओं की।
सपा ने कहा कि बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो पुलिस हस्तक्षेप ना करे। अब बीजेपी ने सवाल उठाया था कि हमने पिछले कई ऐसे उदाहरण देखे जहां पर एक ही महिला बुर्का पहनकर 2 से 3 लोगों के पक्ष में 2 से 3 अलग अलग वोटर आईडी के हिसाब से मतदान कर देती है। लिहाजा इस बार ये दिक्कतें ना हो, चुनाव आयोग की टीम को, पुलिस की टीम को निर्देश दिए गए थे कि हर एक महिला का बुर्का उठाकर चेक किया जाए कि एक महिला 2 अलग अलग आईडी से मतदान ना कर पाए। अब समाजवादी पार्टी बड़ी अपडेट ये है कि जिस तरह से मतदान केंद्र पर मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी का है और लोकसभा 2024 के दौरान भी चुनावी मतदान के दिन मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग करके समाजवादी पार्टी समर्थक जो मतदाताओं को, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं को उनका यहाँ पर नकाब उठाने की प्रक्रिया से भयभीत किया गया था। और इस बार फिर से आप देखिए निर्वाचन आयोग को किस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेगा और इन उपचुनावों में यहाँ लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरह से काम हुआ था वो भी सबके सामने था, लेकिन फिलहाल सपा का इलेक्शन कमीशन को किस तरह से पत्र लिखा गया है वो आप देख लीजिए। उपचुनावों को लेकर ये पूरा पत्र लिखा गया। मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग के दौरान बुर्का हटाने की कोई यहाँ पर चेकिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाने को लेकर वो डरी हुई है और लगातार एक एक करके ऐसे में वे मतदान नहीं कर पाती हैं। आप देखिए किस तरह से अपडेट जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई है। महिलाएं अगर बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो पुलिस हस्तक्षेप न करे, लेकिन यहाँ पर भी अब आप देखिए किस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से भी आरोप लग सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया है। अब समझना बहुत ही अहम रहेगा कि आखिर इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या वाकई में इस पर रोक लगाई जाएगी और अगर रोक लगाई जाती है तो फिर किस तरह की यहाँ पर जांच जो है वो करवाई जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से निशाना साधते आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर ज्यादातर मतदाता जो है वो एक ही पार्टी को फायदा पहुंचाते नजर आएंगे, इसलिए चेकिंग करना जरूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा ये बड़ी बात है। इससे समाज साथ जुड़ रहे उमेश, समाजवादी पार्टी का तर्क कि महिलाओं का बुर्का हटाकर उनकी चेकिंग ना की जाए मतदान के दौरान, बुर्का हटाते ही मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं। ये तर्क कितना तर्क संकट नजर आता है और इस तर्क को चुनाव आयोग किस नजरिए से दिख रहा है। पिछले कुछ उदाहरण कहते हैं जहां पर एक ही महिलाएं बुर्का पहनकर अलग अलग वोटिंग आईडी कार्ड से फर्जी मतदान करती पकड़ी गई। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं और कल वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू सुबह से हो जाएगी। ऐसे में वोटिंग होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है निर्वाचन आयोग में कि जो मुस्लिम मतदाता है उनसे वोट न हटाया जाए, उसका हटाकर न की जाए। इस तरह का जो पत्र है निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है। हालांकि जिस तरह से इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने इसको एक कहा है कि ये होना चाहिए क्योंकि बुर्के की आड़ में कई बार वोटिंग प्रक्रिया बाधित होती है, इसमें कहीं न कहीं फर्जी तरीके से मतदान किए जाते हैं और शायद यही वजह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा है, पत्र लिखा है निर्वाचन आयोग को कि बुर्का हटाकर कोई चेकिंग न करे, कोई पुलिसकर्मी वहां पर। आप देखने वाली बात यह होगी कुणाल की कितना कुछ इस पत्र का निर्वाचन आयोग संज्ञान लेता है। लेकिन जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में जो वोटिंग की जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और कहीं न कहीं जो सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम है वो भी स्थापित कर दिए गए हैं। उमेश, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पुलिसकर्मी आईडी कार्ड तक भी चेक न करें, तो ऐसे कैसे हो सकता? जब आप मतदान केंद्र पर आते हैं प्रॉपर चेकिंग वहां पर होती है, थ्रू प्रॉपर चैनल आपको अंदर जाना है। और इन एडिशन देखिए ना, यूपी में भी जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो कई ऐसे पुरुष मतदाता थे जो बुर्का पहनकर मतदान कर रहे थे। तो आप सोचिए अब सतर्कता क्यों ना बरती जाए पारदर्शिता की जब बात आती है। वैसे ही ईवीएम और इलेक्शन को लेकर विपक्ष हाथ हवा करता है। देखिए कुणाल, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसमें कई बार गड़बड़ी देखी गई, कई बार पुरुष बुर्का पहनकर वोटिंग करने पहुंचे थे और शायद यही वजह है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि इसमें धांधली होती है, इसमें अनियमितता बरती जाती है।
तो ऐसे में मतदान को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वो जो मानक है, जो निर्देश है निर्वाचन आयोग को, उसका कहीं न कहीं कड़ाई से पालन जरूर होगा। इसके साथ साथ एक और सवाल और एक और मांग रखी गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कितने वोट पड़े हैं उसकी प्रमाणित कॉपी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2024 के लोकसभा चुनावों का हवाला वो दे रहे हैं। देखिए आशा, कितना कुछ इन तमाम पत्रों का, तमाम मांगों का निर्वाचन आयोग कितना संज्ञान लेता है, और जो भी संवैधानिक चीजें हैं और निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसमें पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि जो एहतियात है उसको भी कहीं कहीं जो निर्वाचन आयोग के जो कर्मी लगाए गए हैं, जो भी तटस्थ अधिकारी हैं, उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कहीं से भी उल्लंघन न हो। और ब्रजेश पाठक का भी अभी बयान आया है, उन्होंने कहा कि भैया समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन पर या बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि भैया वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। पुलिस पार्टी तो अपना काम कर रही है, चेकिंग करना उसका काम है। लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर बात हो रही है, ये भी एक और मांग है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, इन निर्देशों का कड़ाई से जो भी अधिकारी हैं, संबंधित विभाग के लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं निर्वाचन आयोग को लेकर, वो लोग कहीं पे भी कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सब मिलाकर निर्वाचन आयोग कितना कुछ बिल्कुल तब देखना तो खास होगा कि समाजवादी पार्टी द्वारा लिखा गया पत्र और कल सुबह 7 बजे से 9 सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान, क्या कुछ कल की बड़ी खबर यूपी से लेकर आएगा। शुक्रिया आपका उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे बात कर रहे हैं कल होने वाले सुबह 7 बजे से महाराष्ट्र के 288 सीटों पर मतदान की, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के काफिले पर हमला हुआ। जब वो चुनाव प्रचार कर अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान अधिकारियों पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हुई, जिसमें वो लहूलुहान हो गए। तो काटोल में अनिल देशमुख की कार पर पत्थरबाजी हुई, शीशा तोड़ के पत्थर सीधे अनिल देशमुख के सिर पर जा लगा, जिसकी वजह से उनके सिर से खून बहने लगा। पट्टी बट्टी बांधकर उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। बहरहाल जो कल की तस्वीर चुनाव प्रचार के बाद निकलकर सामने आई, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा व्यवस्था पर महाराष्ट्र में एक बार फिर फिलहाल शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कार पर यहाँ काटोल में पत्थरबाजी हुई है, घायल हुए हैं और उसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई को शुरू किया गया। लेकिन लगातार अब इसने सियासी मोड़ ले लिया है कि इलेक्शन से महज कुछ ही दिन पहले इस तरह से एक बड़ा हमला होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। जिन लोगों ने हमला किया है इसकी फिलहाल जानकारी अभी तक साझा नहीं कर पाई है पुलिस, लेकिन लगातार तफ्तीश के लिए पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो गया था और देशमुख काटोल से नागपुर शहर की ओर लौट रहे थे और इसी समय अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया और पूर्व गृह मंत्री की गाड़ी आप देखिए किस तरह से वहां से गुजर रही थी, लेकिन आगे की सीट पर वो बैठे हुए थे, जिस दौरान पत्थर वहां पर आया है और उसके बाद ही इस तरह की घटना साफ टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर आप बीती हुई है। बिल्कुल, तो कल सुबह 7 बजे से 288 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अनिल देशमुख के ऊपर इस तरह से हमला होना अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार एनसीपी के नेता या राजनीतिक दलों के जो बड़े चेहरे हैं वो हाल फिलहाल में कई बार निशाने पर रहे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी महाराष्ट्र में सवाल उठ रहा है। हकीम देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए। हकीम, लगातार बाबा सिद्दीकी मैटर की जांच चल रही है, नेताओं की सुरक्षा मजबूत हो, इस बात की बात विपक्ष लगातार महाराष्ट्र में उठाता रहा है। और इससे पहले कि कल मतदान होता है, ये खबर निकलकर सामने आई कि निशाने पर अनिल देशमुख आए। कुणाल, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये इस तरीके की घटनाएं जो है वो हो रही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जलगांव में अहमद हुसैन नाम के एक निर्दलीय उम्मीदवार के घर पर भी जो है वो गोलीबारी हुई थी। उसके बाद अब जो है वो कहीं न कहीं अनिल देशमुख पर इस तरीके से हमला हुआ, तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो कहीं न कहीं सवाल ये निशाने के घेरे में जो है वो जरूर लेकर के आता है। और जिस तरीके से कटोर के बाहर
अनिल देशमुख पर हमला हुआ, उन्हें ताबड़तोड़ जो है वो सिविल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन सिविल अस्पताल से बताया गया कि गंभीर चोट होने की वजह से निजी अस्पताल में ले जाया गया, फिर उन्हें शिफ्ट किया गया नागपुर के अस्पताल ताजा में। खबर जो सामने आई थी उसमें कितनी सच्चाई है जरा वो बताइए, क्योंकि महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के बाद एक और नेता पर हमला हुआ है जिसमें ये बताया गया कि निर्दलीय उम्मीदवार ही सुरेश सोनसनी, उनकी कार पर भी पत्थर से हमला किया गया है। उस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? क्या वाकई में हमला हुआ है या नहीं? देखिए, सुरेश सेंदानी की अगर बात करते हैं या फिर अहमद हुसैन की बात करते हैं या फिर अनिल देशमुख की बात करते हैं, तो ये तीनों भी हमले हुए हैं और इसकी कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से पुलिस से हम बात मानते हैं, जलगांव के जिस तरीके से अहमद हुसैन की बात करें तो उनके घर पर 3 राउंड जो है वो फायर हुए थे, वो अपने मकान में सोए हुए थे, वहां पर खिड़की पर जो है वो राउंड फायर हुए थे। वहीं अब ये तीसरी जो घटना है अनिल देशमुख वाली घटना, इनके कार पर हमला हुआ, हमलावरों ने जो है वो पत्थरबाजी की और इसमें जो है वो गंभीर तरीके से चोट अनिल देशमुख के सर पर आई है। चित्रों में भी साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है, सीटी स्कैन वगैरह की प्रोसेस की गई है। जिस तरीके से हम बात करते हैं, एसपी ने बयान दिया है कि 4 लोगों पर जो है वो मामला जो दर्ज किया गया है और पूरी आगे की जानकारी निकाली जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका हकीम, आप हमारे साथ लगातार बने रहे हैं, आपसे आगे भी चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक की उस बार खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी। दो 288 विधानसभा सीटें और झारखंड में बची हुई 38 सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र की 288 सीटें और चुनाव के तहत जो तमाम तैयारियां हैं चुनाव आयोग की पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं और जो पोलिंग बूथ है उसकी तरफ रवाना होने का सिलसिला भी बदस्तूर और चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल आप देखिए, झारखंड के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जहां चुनाव होगा, महाराष्ट्र में 228 सीटों पर ये खेल है, झारखंड के अंदर 78 सीटों पर कल दूसरे चरण का और अंतिम चरण का चुनाव होना है। लेकिन अब दाव आप देखिए किस तरह से खेलने की कोशिश की गई है। अगर हम झारखंड के साथ साथ सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी आबादी महाराष्ट्र मराठा जो समुदाय है इसकी है और जिसके चलते ही सूबे की सत्ता पर मराठा समुदाय का एक लंबे समय से कब्जा रहा है। कांग्रेस, उद्धव, शरद पवार की कोशिश हमेशा से मराठा वोटों को एकजुट रखने की है, तो शिंदे और अजित पवार की जो बीजेपी के साथ मिलकर मशक्कत यहाँ पर दिख रही है। बीजेपी ने हर जिले में एक मराठा समुदाय के प्रत्याशी को उतार रखा है, वही मराठा यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अपना खेल करेंगे, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि 228 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है। मराठा बनाम ओबीसी और धननगर बनाम आदिवासी आरक्षण की जो सियासी तपिश है उसके बीच में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव कल यहाँ पर होंगे। बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी आमने सामने है, लेकिन इस बीच में सियासी एजेंडा सेट करने के लिए कौन सी पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही थी वो सबके सामने था, लेकिन रिजल्ट किस पार्टी के पाले में जाएगा ये फिलहाल 23 नवंबर को सामने आएगा। उसी के साथ अगर हम झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड के अंदर आप देखिए 78 सीटों पर जहां चुनाव होना है उसमें सबसे ज्यादा 20 सीटों पर सीधा भारतीय जनता पार्टी और झामुमो का कांटे का मुकाबला है, क्योंकि हेमंत सरकार दावा कर रही है कि जो वादे और दावे उन्होंने लोगों के साथ किए थे उन पर वो खरा उतरी है। मतई योजना को लेकर उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा गिना दिया, घुसपैठिए को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मुद्दा गिनाया है और उसके साथ साथ पलायन का एक बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा। लेकिन इस बार दूसरे चरण में लगातार आप देखिए मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी, वोट को कास्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले चरण में जिस तरह से भारी तादाद में वोटिंग हुई है, अब देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि कल जब सुबह वोटिंग शुरू होती है तो किस तरह का आंकड़ा आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एकदम से आप देखिए जनता घरों से बाहर निकलती है अगर, तो फिर किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला जाएगा, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे वो झारखंड की बात हो। बिल्कुल, तो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में
उपचुनाव के तहत कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी कड़ी में दो हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए, मुंबई से हकीम देशमुख और रांची से मनीष झा। मनीष, एक एक करके पोलिंग पार्टियों का रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें सामने आई है निकलकर। चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि कई ऐसी सीटें हैं जो अक्सर कभी एक समय में नक्सलवाद के शिकार में रही थी, लेकिन इस बार इतिहास रचा जाएगा। हर एक सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से, भयमुक्त तरीके से, पारदर्शिता के साथ सकुशल मतदान संपन्न होगा। ये चुनाव आयोग की गारंटी है। बिल्कुल कुणाल, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, झारखंड पुलिस या यूं कहें कि सीआरपीएफ लगातार झारखंड का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था उस पर काम करती रही है और उसका आज परिणाम है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग यहाँ मतदान कर पा रहे हैं और मतदान संपन्न हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से व्यवस्था बनाई, लगातार पिछले 2 महीने से जो स्थानीय पुलिस है वो उस जगह का दौरा करती रही है, जो सेंसिटिव बूथ रहा है वहाँ जाकर उसका निरीक्षण करते रहे हैं और उचित व्यवस्था वहाँ बनाई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल मंगाई गई है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। और जिस तरह से अगर हम पिछला लोकसभा का चुनाव देखें तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने काम किया था, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि लोग पहले भय से निकलते नहीं थे, डर के मारे निकलते नहीं थे। आज मतदाता भयमुक्त होकर बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस बार जो चुनाव है, इसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है और जितनी तारीफ की है इलेक्शन कमीशन की कम है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी हम लोगों के पास है कि सभी को अपने बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है। तमाम जो गाड़ियां थी उन्हें भेज दी गई है और कल सुबह से ही मतदान होना प्रारंभ हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिससे किसी तरह की परेशानी मतदाताओं को ना हो। बड़ी बात है, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तो समझ में आती है, लेकिन एक प्रेरणा के तौर पर लोगों को प्रोत्साहित करना होता है कि 5 साल में एक बार मिलने वाला ये अधिकार है, इससे वंचित ना हो। अगर अन्यथा आपको अगले 5 साल तक जो मिलने वाली सेवाएं हैं उनसे वंचित होना पड़ेगा। कितनी अच्छी तरह जागरूक किया है ग्राउंड जीरो पर तमाम मतदाताओं को कि भैया 5 साल में मिलने वाला अधिकार है, बिल्कुल मत छोड़ना। बिल्कुल कुणाल, यहाँ की अगर हम स्थानीय प्रशासन की बात करें तो तमाम जो डीसी हैं, उपायुक्त हैं, उन्होंने पुरजोर प्रयास किया है, इलेक्शन कमीशन की बात को जन जन तक पहुंचाया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और चैरिटी पॉइंट बनाया गया है कि आप भी इस बार मतदान करने वाले हैं तो आप चैरिटी पॉइंट पर जाइए, फोटो खींचिए और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए कि वो घर से बाहर आए और मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है, यहाँ तक समझाने का प्रयास किया है कि आप अगर इसमें छुट्टी मनाते हैं। ठीक है मनीष, ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। हकीम, जिस तरह से 228 सीटों पर कल चुनाव होना है, लेकिन मराठा बनाम ओबीसी और धनगर बनाम आदिवासी जो आरक्षण है उसको लेकर बात हो रही है कि सियासी तपिश काफी तरीके से जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई, चाहे वो महायुति सरकार की बात करें या फिर महाविकास अघाड़ी की बात करें, क्या लगता है कितने सफल रहेंगे इस बार चुनावों में एजेंडा सेट करने को लेकर? क्योंकि कल के चुनावों के तहत ही दशा और दिशा दोनों तय होगा। आशा देखिए, 288 सीटों पर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव कल जो है वो होने जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें पिछले चुनाव के मुकाबले में ये चुनाव जो है वो खास और अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से राजनेताओं की साजिश दांव पर लगी है उसी तौर पर भी अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये चुनाव अब जनता लड़ेगी और जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज होगा, अच्छा इस बार वोटिंग का परसेंटेज विधानसभा के चुनाव में बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियों का टूटना, जिस तरीके से पार्टियों का बिखरना ये 5 साल में देखा गया, कहीं न कहीं इसके तर्ज पर हर नेता अपने कार्यकर्ताओं को पुलिंग के साथ साथ जो है वो घर घर हर द्वार पर जो है वो भेज रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोटिंग करना है। वही इलेक्शन कमीशन भी पूरे तरीके से तैयारियां कर चुका है और लोगों को जो है अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। मतदाताओं को जो है वो कहीं न कहीं वोटिंग बूथ तक लाने के लिए उनका प्रयास जो है वो लगातार जो है वो बना हुआ है। उसमें फिर जिला अधिकारी हो, फिर चुनाव आयुक्त हो या चुनाव से संबंधित जो लोग हैं, कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काबिल तारीफ होगी बात देखने के लिए कि एक साथ इतने बड़े राज्य महाराष्ट्र की जब बात की जाती है जहाँ की जनसंख्या अच्छी खासी है, 288 सीटें हैं, एक ही खड़े मतदान है, किस तरह से संचालित होगा। शुक्रिया आप दोनों का। इसी बीच आगे बड़े रुक करें एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहरीली होती जा रही है। दिल्ली की हवा बढ़ते प्रदूषण पर कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक जा पहुंचा है।
बिहार में भी कई जगहों पर गंभीर स्थिति नजर आ रही है। हाजीपुर में AQI 400 के पार है। पटना में भी कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रेड जोन की तरफ इशारा कर रहा है। तो दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसके तहत तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब प्रदूषण जो है वो बिहार की ओर भी दस्तक दे गया है। बिहार के अंदर भी प्रशासन सतर्क हो गया है। यहाँ पर आप देखिए कई जगहों पर स्थिति गंभीर बन गई है। हाजीपुर के अंदर AQI लेवल जो दर्ज किया गया है वो 400 के पार दर्ज किया गया है और पटना के अंदर रेड जोन यहाँ पर घोषित हो गया है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए पटना के अंदर यानी कि बिहार के अंदर भी लगातार दस्तक प्रदूषण ने दे दी है। एक एक करके दिल्ली NCR के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा था। प्रशासन सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए गए लेकिन नाकाफी साबित हो रहे थे। गोपाल राव कह रहे हैं कि अब अगर स्थिति को नियंत्रण किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बारिश कर सकती है या फिर तेज हवाएं यहाँ पर कर सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रशासन को जिस तरह से सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी उस पर कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश, लेकिन फिलहाल प्रदूषण से जुड़े हुए बड़े अपडेट आपके सामने रख देते हैं। देखिए दिल्ली में AQI जो लेवल है वो 500 के पार चला गया है और अब एक एक करके किस तरह से दिल्ली NCR का बड़ा डाटा सामने आया है। सीजन का सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस बार दर्ज किया गया क्योंकि AQI लेवल लगातार बढ़ गया है। सभी स्कूल और GU GNU के जो कॉलेजेस है वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लगा दी गई है कि ऑनलाइन माध्यम से ही आपको पढ़ाई करनी है। तो घने कोहरे के चलते 22 ट्रेनें जो है वो लेट हुई है। NCR में प्रदूषण का जो लेवल है वो बेहद खतरनाक हो गया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए कई ऐसी चीजें हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 18 नवंबर से दिल्ली NCR में यहाँ ग्रेड 4 लागू किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जब तक हम आदेश नहीं देंगे आप इसे हटाएंगे नहीं। बुजुर्गों, बच्चों को यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि दिल के जो मरीज है उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और उससे भी बड़ी बात ये कह दी गई है कि जितना स्टाफ आपके पास है 50% स्टाफ को अपने ऑफिस के अंदर बुलाइए और वहां पर काम कराइए। लेकिन अब एहतियात किस तरह से बरती जाएगी ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बिहार के अंदर भी जिस तरह से दस्तक प्रदूषण में दी है, बिल्कुल, तो ट्रकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लाइट कमर्शियल वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। डीजल वाहनों पर पूरी तरह से पाबंदी है। दिल्ली में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन निर्माण पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों में छुट्टियां हैं, ऑनलाइन वर्क की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। ग्रैप 4 लागू है जिसके तहत पाबंदियां जारी है। बड़ी बात, ग्रैप 1 जो खराब स्थिति होती है 201 से 300 के बीच, ग्रैप 2 तब लागू किया जाता है जब बहुत खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के पास पहुंचता है। ग्रैप 3 जब 400 से 450 और जब ग्रैप 4 450 को क्रॉस करता नजर आता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को सख्त हिदायत देनी पड़ी और निर्देश देने पड़े कि जब तक हम ना बोले आप ग्रैप 4 की जो पाबंदियां हैं नहीं हटाएंगे, क्योंकि कायदे में दिल्ली सरकार को ग्रैप 4 तभी लागू कर देना चाहिए था जब 400 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा था, लेकिन आपने ग्रैप 3 लागू करने में देरी की, आपने ग्रैप 4 लागू करने में भी देरी की है। बहरहाल देखना बेहद खास होगा आर्टिफिशियल रेन की बात जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से सामने आई है वो कितनी जल्दी सच्चाई में तब्दील होगी और प्रदूषण से दिल्ली वासियों को कब निजात मिलेगा। इसी के साथ न्यूज रूम लाइन में आज बस इतना ही। वक्त होगा ब्रेक का, खबरें आगे जारी है। भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है, उसके लिए पैसे, इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी, मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोविड हो, कुछ भी हो, जिसके लिए भी गवर्नमेंट को गाड़ी की जरूरत होती है तो ड्राइवर बेचारा वो अवेलेबल रहता है 24 घंटे से के लिए। लेकिन आपको भी पता है और इनको भी पता है कि आंकड़े जो है, अगर यहाँ पे 1 लाख गाड़ी है तो उसमें खाली 30,000 कमर्शियल है, 70,000 यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। ई रिक्शा को लेकर जो इलीगल ऑपरेशन चल रहा है, आज तक हमने आलाकम से बात की है, बड़े बड़े अफसरों से बात की है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हमारे पास है, लेकिन सबको रद्द कर दिया उन्होंने। लिबरल पॉलिसी इन्होंने की कि हम परमिट लिबरल पॉलिसी पे गए, परमिट दिए,
होड़ लगी है रोड पे, धुलाई चल रही है। 2014 में डिवास्टेटिंग फ्लड, उसमें रेलवे वाले को पैसे दिए गए, दुकानदारों को पैसे दिए गए, खाली एक सेक्टर था वो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर था जिसको इग्नोर किया गया। जो प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो साथी है उनको कुछ पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसको पता है ट्रांसपोर्ट के बारे में। गवर्नमेंट को चाहिए कि नए बजट जो लाने वाले हैं इसमें 10 लाख रुपया की गाड़ी को सब्सिडी के तौर पर रखना चाहिए। हमारी 1 लाख की गाड़ियाँ हैं, 2 लाख की गाड़ियाँ हैं, हम स्क्रैप करें और इलेक्ट्रिक में जाए तो हमारे 2 लाख की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी वापस। आज हमारा हर किस्म का ट्रांसपोर्ट होता है, वजह इससे यही है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, जिसकी वजह से इसका सिस्टम इसका दरहम बरहम हुआ। बेहाल आवाम, बेरोजगार नौजवान, इंतजामिया बना अनजान, कहीं बिखरे मकान, कहीं टूटे अरमान, कहीं लुट रहा सामान, हर बात से बेखबर हुक्मरान, नशे के जाल में फंसा नौजवान, रिश्वतखोरी सातवें आसमान, इंतजामिया की बंद जुबान, किसको आवाज दे इंसान, आवाम की आवाज गुलिस्तान, खबर की तह तक पहुंचे गुलिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरों के साथ। G20 समिट में मोदी बाइडेन के बीच मुलाकात, पीएम मोदी बोले अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलकर खुशी होती है। आज गुजरात दौरे पर अमित शाह, 2 दिवसीय सम्मेलन में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अलगाववादी नेता मीरवाइज का बड़ा बयान, पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत। कल महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव, झारखंड में दूसरे, महाराष्ट्र में एक ही चरण में होंगे मतदान।